हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स। आज हम लोग डीयू के माइक्रो इकोनॉमिक्स की सिलेबस की चर्चा करेंगे, जो सेमेस्टर 4 के ऑनर्स स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। सो बेसिकली सेमेस्टर के एग्जाम्स में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की सिलेबस है सेमेस्टर 4 बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के, उसमें आपको 5 यूनिट्स हैं। इस 5 यूनिट्स में नंबर 1 इज मोनोपोली, नंबर 2 is general equilibrium, number 3 is monopolistic competition, number 4 is externalities, and number 5 is public goods। अब इसमें हम चर्चा करते हैं कि पढ़ना क्या क्या है। जो फर्स्ट टॉपिक मोनोपोली है, मोनोपोली में हम चर्चा करेंगे कि मोनोपोली की प्राइसिंग कैसे होती है, हाउ मोनोपोली इज एन इनएफिशिएंट मार्केट कंडीशन। इसमें हम बात करेंगे जो मोनोपोलिस्ट होता है वो कैसे प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन करता है मार्केट में। गेटिंग माय पॉइंट। उसी तरह सेकेंड टॉपिक जो जनरल इक्विलिब्रियम है, रॉबिन्सन क्रूस इकोनॉमी के बारे में आपने सुना होगा, वहीं से स्टार्ट होता है। एक्सचेंज इकोनॉमी, बार्टर ट्रेड वगैरह के कंसेप्ट से लाया गया है, और वहीं पे आप बात करोगे वेलफेयर के बारे में। पेरेटो ऑप्टिमालिटी एक तरीका है वेलफेयर को मेजर करने का। पेरेटो ऑप्टिमालिटी कंडीशंस के बारे में बात करोगे, कॉन्ट्रैक्ट कर्व्स के बारे में बात करोगे, और उसमें देखोगे कैसे एक का बेटरमेंट होना दूसरे के बेटरमेंट को नुकसान करता है, कम करता है। दैट इज द केस ऑफ पेरेटो ऑप्टिमालिटी। गेटिंग माय पॉइंट। और ये सारे थियोरम्स, और यहां से फंडामेंटल थ्योरम्स आते हैं किसके? वेलफेयर्स के। गेटिंग माय पॉइंट। तो उस पर हम चर्चा करेंगे जनरल इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक्स में। थर्ड इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली में क्या डिफरेंस है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, फ्यू सेलर्स की बात होती है, और मोनोपोली में सिंगल सेलर की बात करते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक में जब फ्यू सेलर्स है तो उनका कुछ ना कुछ डिस्टिंक्शन तो होगा। अब कुछ ना कुछ डिस्टिंक्शन होगा, दैट मीन्स देयर प्रोडक्ट वुड बी डिफरेंशिएटेड। यानी कि अगर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, जैसे मान लो आपको पतंजलि का टूथपेस्ट पसंद है और मुझे मेसवाक का टूथपेस्ट पसंद है, यानी कि डाबर का पसंद है, तो डाबर और पतंजलि दो ब्रांड हो गई, दोनों टूथपेस्ट बनाती है, और दोनों का जो भी लॉयल कंज्यूमर होगा वो उस पे उसकी मोनोपोली पावर होगी। तो इस तरह से कुछ ना कुछ सेगमेंट में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मोनोपोली पावर होता है, कुछ सेगमेंट में उनको दूसरे सेलर से compete करना पड़ता है। जस्ट लाइक द सेलर्स compete इन परफेक्ट कंपटीशन, जिसकी चर्चा आप पहले की क्लासेस में कर चुके हैं, सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 1 में। गेटिंग माय पॉइंट। सो कमिंग टू फोर्थ टॉपिक इज अबाउट एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है, मैं आज सुबह आ रहा था इंस्टीट्यूट पे, तो मेरे पड़ोसी के यहाँ बहुत अच्छे फूल खिले हुए हैं। तो मैं सुबह जब तैयार होकर निकला तो मुझे अच्छा लगा। दिस इज द केस ऑफ एक्सटर्नलिटी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई और पड़ोसी क्या करते हैं, कचरा फेंक देते हैं मेरे घर के दरवाजे के सामने। दैट इज ऑल्सो द केस ऑफ एक्सटर्नलिटी। फर्क क्या है, पहला केस जो था पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का था, दूसरा जो केस था निगेटिव एक्सटर्नलिटी का था। जो मैं ये एजुकेशन यूट्यूब के माध्यम से अगर किसी डिस्टेंट लोकेटेड बच्चे को पहुंचा रहा हूं, दैट इज द केस ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। गेटिंग माय पॉइंट। कि मेरे यहाँ के एजुकेशन जो कुछ टारगेटेड बच्चों को होना था, उसके चलते कुछ और बच्चों को भी मिल रहा है।
दैट इज द केस ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप क्लास में भी चर्चा करोगे। एंड द फिफ्थ टॉपिक इज पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड, जैसा कि आप जानते हो, अगर सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी कॉलेज है, तो ये सारे पब्लिक गुड्स है। पब्लिक पार्क्स हो गए, रोड्स हो गए, टॉल वाले रोड्स की बात नहीं करना है जिसपे आप फ्रीली जा सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज द केस ऑफ पब्लिक गुड्स। तो हम पब्लिक गुड्स में कुछ थ्योरीज की बात करेंगे। पब्लिक गुड्स में हम ये भी बात करेंगे कि कैसे फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या होता है, और इनके में कैसे प्राइसिंग की जाती है, कैसे ऑप्टिमलिटी निकाला जाता है, इनएफिशिएंसी मार्केट में क्या होती है। एक्सटर्नलिटीज के केस में भी आप बात करोगे कुछ थ्योरीज की, जैसे पिगुव टेक्स कैसे एक्सटर्नलिटीज को रेक्टिफाई करता है, कोस थ्योरम कैसे बताता है कि प्रॉपर्टी राइट्स देने से हमारी एक्सटर्नलिटी का प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा। गेटिंग माय पॉइंट? इस तरह की चर्चा हम फिर से करेंगे। और कुछ केसेस आप देखेंगे मार्केट इनएफिशिएंसी की है। जब मार्केट इनएफिशिएंसी की केसेस हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीका तो होगा जिससे कि मार्केट इफिशिएंट हो पाए। गेटिंग माय पॉइंट? तो उन सब चीजों पे भी हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्टिंग विथ टॉपिक 1 दैट इज मोनोपोली। तो हम आगे बढ़ेंगे। मोनोपोली में जाने से पहले या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जाने से पहले हमें मार्केट के टाइप्स को समझना जरूरी है। मार्केट टाइप्स, मार्केट टाइप्स को अगर आप नंबर ऑफ कंज्यूमर्स की बात करें, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स की बात करें, जब भी आप मैथ्स में ये हैश का सिंबल देखोगे दैट मीन्स नंबर की बात हो रही है। तो जब भी कंज्यूमर्स के नंबर्स पे बात करेंगे तो कंज्यूमर का नंबर अगर सिंगल कंज्यूमर है तब क्या होगा, फ्यू कंज्यूमर्स हैं तब क्या होगा। उसी तरह अगर मेनी या लार्ज नंबर और मेनी कंज्यूमर्स हैं तब क्या होगा। ठीक उसी तरह अगर नंबर ऑफ सेलर्स पे बात करें तो इस पे भी टाइप्स ऑफ मार्केट्स निकाल सकते हो, जिसमें कि पहला तरीका होगा सिंगल कंज्यूमर, तो उसी तरह सिंगल सेलर या प्रोड्यूसर, सिंगल सेलर। गेटिंग माय पॉइंट? सेकेंड इज फ्यू सेलर्स एंड थर्ड पॉइंट इज मेनी या लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। तो जो पहला कंडीशन है सिंगल कंज्यूमर का, जब भी सिंगल कंज्यूमर होगा तो टर्म यूज करेंगे मोनोप्स सोनी। मोनोप्सोनी, मोनो मीन्स सिंगल और ओप्सोनिया मीन्स टू परचेज। ओप्सोनिया मीन्स टू परचेज, यानी कि ग्रीक लेटर्स के वर्ड से बना है, ग्रीक लेटर से बना है। और दैट मीन्स जब भी एक सिंगल कंज्यूमर वाला मार्केट होगा उसको बोलोगे मोनोप्सोनी। उसी तरह अगर सिंगल सेलर वाला मार्केट होगा उसको बोलोगे मोनोपोली। मोनोपोली में मोनो मतलब सिंगल, पोली का मतलब टू सेल, तो मोनोपोली का मतलब हुआ सिंगल सेलर जब हो। उसी तरह अगर फ्यू कंज्यूमर है तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं ओलिगोप्सोनी। ओलिगोप्सोनी का मतलब होता है ओलिगो मीन्स फ्यू, ऑप्सोनिया मीन्स टू परचेस। उसी तरह फ्यू सेलर्स के लिए जो टर्म यूज करते हैं उसको बोलेंगे ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट, इसको आप फिर से देख लो क्या बोलते हैं, ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। और जो लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट। तो बेसिकली आपके सिलेबस में जो बात किया गया है ये मोनोपोली का बात किया गया यूनिट 1 में। अब यहां पे कहीं भी आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात नहीं हुई। अब आप बात करोगे, पूछोगे मेरे से मोनोपोलिस्टिक
के बारे में आपने तो बताया ही नहीं, आप पोलिस्टिक मार्केट के बारे में बताया। तो ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में सेम टाइप ऑफ गुड्स होते हैं, ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में सेम टाइप ऑफ गुड्स होते हैं, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक मार्केट में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, यानी कुछ न कुछ प्रॉपर्टी, कुछ न कुछ फीचर्स डिफरेंट होते हैं। जैसे कि आपको आईफोन और सैमसंग के वेरिएशंस के बारे में पता होगा, टाइप ऑफ गुड तो सेम है, दैट मीन्स दोनों सेल फोन है, स्मार्टफोन है, लेकिन दोनों की ब्रांडिंग अलग अलग है, दोनों में कुछ ना कुछ टेक्निकल फीचर्स अलग अलग होंगे, दोनों के रिक्वायरमेंट्स अलग होंगे, दोनों के सिक्योरिटी फीचर्स अलग होंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट, जब उनकी प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन है सेम टाइप के गुड में, इस तरह के मार्केट को बोलोगे मोनोपोलिस्टिक मार्केट, अगर सेलर्स ऐसा प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओलिगोपोलिस्टिक में क्या है? सेम टाइप ऑफ गुड्स बीइंग सोल्ड बाय फ्यू सेलर्स, वाइल मोनोपोलिस्टिक में प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन है सेम टाइप ऑफ गुड्स में। ओलिगोपोलिस्टिक में क्या है? सेम टाइप ऑफ गुड्स है लेकिन डिफरेंशिएशन बिल्कुल भी नहीं है। कहने का मतलब, बहुत अगर मान लो अगर इंडिया के इकोनॉमी में बात किया जाए तो बसेस के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, तो बस के ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप देखोगे तो नियर अबाउट सब में सेम ही फीचर्स होते हैं। तो कहने का मतलब, अगर मान लो लिमिटेड नंबर ऑफ सेलर्स, यानी लिमिटेड एजेंट्स हैं, लिमिटेड ट्रांसपोर्ट एजेंसीज हैं, तो उससे क्या होगा? सेम टाइप के गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको क्या है, एक जगह से दूसरे जगह जाना है, से दिल्ली से जयपुर जाना है, जयपुर जाने के लिए आपने रेड बस से टिकट बुक किया और वहां पे दो ट्रेवल एजेंसीज के आपने क्या देखे, उनके फीचर्स वगैरह कुछ तो देखते नहीं हो, उसमें बस देखते हो टाइम ड्यूरेशन कितने में पहुंचा रहा है और आप बुक कर देते हो। दैट मीन्स आप तो ये देखते हो कि दोनों की फैसिलिटीज नियर अबाउट सेम है, ऑल्दो देयर माइट बी सम वेरिएशन, लेकिन ओवरऑल अगर बात किया जाए तो नेग्लिजिबल वेरिएशंस होते हैं। सो इस तरह का अगर डिफरेंशिएशन नहीं हो प्रोडक्ट्स में, जैसे कि आप मान लो एक और केस ले लो गेहूं वगैरह का, व्हीट, राइस, फार्मर्स के मार्केट में अगर जाओगे तो उसमें कुछ खास वेरिएशन नहीं होता, ऑल्दो आप बात करोगे फिर कि भाई टाइप्स ऑफ राइस भी होते हैं, ठीक है, तो वो अलग केसेस हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन नहीं होता। उसी तरह अगर आप टूथपेस्ट वगैरह की बात करोगे तो उसमें ब्रांडिंग वगैरह आ जाती है, कुछ चेंज हो जाते हैं, तो दैट इज द केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट। तो ब्रीफ आउटलाइन ऑन टाइप्स ऑफ मार्केट आपको पता चल गया। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज मोनोपोली। टॉपिक इज मोनोपोली। मोनोपोली में, मोनोपोली का मतलब क्या होता है? मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर। आप पिछले स्लाइड में देख ही चुके हो। सिंगल सेलर के साथ आप एक टर्म देखोगे प्राइस मेकर का। प्राइस मेकर का मतलब होता है जब प्राइस में आप कुछ न कुछ खुद से डिसाइड कर पाते हो, यानी कि सेलर या प्रोड्यूसर अगर कुछ ना कुछ मार्केट के प्राइस को अपने सप्लाई से चेंज कर पाता है, दैट इज द केस ऑफ प्राइस मेकर। वहीं आपने एक दूसरा टर्म भी पढ़ा होगा, प्राइस टेकर। प्राइस टेकर का मतलब है कि जो भी मार्केट के कंडीशन से प्राइस दिखे या प्राइस मिले, उसको अगर सेलर एक्सेप्ट करता है, देन दैट इज द प्राइस टेकिंग बिहेवियर ऑफ द सेलर। तो प्राइस टेकर, आपने ये टर्म जो देखा होगा आपने परफेक्ट कंपटीशन में देखा होगा। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता था, मार्केट में इतने सारे सेलर्स होते थे कि उतने सारे सेलर्स में कोई भी एक सेलर खुद इतना ज्यादा प्रोपोर्शन सप्लाई नहीं करता था जैसे वो मार्केट के कंडीशंस को चेंज कर पाए। जब मार्केट के कंडीशंस को चेंज नहीं कर पाएंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग प्राइसेस भी सेट नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स योर प्राइस वुड बी सेम एज दैट वुड प्रिवेल इन द मार्केट, यानी कि आपने मार्केट का ही प्राइस अपने गुड्स पे ले लिया। दैट इज द केस ऑफ प्राइस टेकर। लेकिन कुछ कुछ जगह आप देखेंगे कि जो सेलर होता है वो प्राइस डिसाइड कर पाता है।
जब सेलर प्राइस डिसाइड कर पाएगा, दैट इज द केस ऑफ प्राइस मेकर। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक सिंगल सेलर में एक फीचर होता है प्राइस मेकर का। और ये प्राइस मेकर कैसे होता है? क्या होता है? एक मोनोपोलिस्ट क्या डिसाइड करता है कि जब भी अपनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करने जाता है तो ही हैज एन आइडिया इन हिज माइंड कि जो मार्केट में आएगा सेल करने के लिए अपने गुड को, तो कंज्यूमर्स डिसाइड करेंगे कि इस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी लेनी है, एट अनदर प्राइस व्हाट क्वांटिटी दे हैव टू परचेस। तो आप देखोगे लॉ ऑफ डिमांड से, अगर क्वांटिटी, अगर मान लिया जाए प्राइस अगर ज्यादा है तो क्वांटिटी हो जाएगी कम, अगर क्वांटिटी ज्यादा कर दोगे तो प्राइस हो जाएगी कम। तो कहने का मतलब इनवर्स रूल लॉ ऑफ डिमांड में, तो सेलर हैज दैट आइडिया इन हिज माइंड, तो सेलर क्या करेगा? अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश में वो ये भी ध्यान रखेगा कि मैं इतने ज्यादा क्वांटिटी इंक्रीज ना कर दूं कि मार्केट में प्राइस कम देने पड़े कंज्यूमर्स को और मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाए। या दूसरे शब्दों में बात करें कि इतना ही कम मैं प्रोड्यूस ना करूं और प्राइस ज्यादा चार्ज करके मैं प्रॉफिट कमाने की सोचूं, कि ऐसा ना हो कि कंज्यूमर्स उस प्राइस पे डिमांड ही ना करें जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। गेटिंग माय पॉइंट? सो इस रूल्स पे हम बात भी करेंगे आगे, मैथमेटिकली भी देखेंगे, ग्राफिकली भी देखेंगे। अब उसके पहले हम मोनोपोली की बात करते हैं कि मोनोपोली एराइज कैसे होता है। मोनोपोली को एराइज करने के लिए दो कंडीशंस आते हैं बैरियर्स में। एक बैरियर्स बोलते हैं टेक्निकल बैरियर्स, एक को बोलते हैं टेक्निकल बैरियर्स, दूसरे को बोलते हैं लीगल बैरियर्स। टेक्निकल बैरियर्स में आप देखोगे, टेक्निकल बैरियर्स मतलब टेक्निकलिटीज से, यानी कि कॉस्ट से। यानी कि अगर मान लो क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, अगर ये इकोनॉमिक्स आपको कम कॉस्ट में क्वालिटी एजुकेशन एज कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड कर देता है, देन हमारा मार्केट जो होगा, हमारे पास सारे बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए। जब सारे बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे, दैट वुड बी द केस ऑफ टेक्निकल बैरियर। गेटिंग माय पॉइंट? तो टेक्निकल बैरियर्स यानी कि अगर हमारा कॉस्ट काफी कम है एज कंपेयर टू अदर्स, जब कॉस्ट हमारा कम है, दैट मीन्स कि हमें कम ही प्राइस चार्ज करके हम मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन दूसरे वाले उतने कम प्राइस पे अगर चार्ज करते हैं, उतना कम प्राइस चार्ज करते हैं, दे वुड इनकर लॉस। अब जब लॉस देखेंगे वो, दैट मीन्स दे विल एग्जिट द मार्केट, क्योंकि उनको तो प्रॉफिट मिल ही नहीं रहा। तो दैट इज द केस ऑफ टेक्निकल बैरियर। इसलिए आप देखेंगे फर्म्स मार्केट में रिलेवेंट रहने के लिए अपने कॉस्ट कटिंग पे हमेशा जोर देती है, हमेशा टेक्निकल अपग्रेडेशन कर रही होती है। उससे उनका इफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इफिशिएंट टेक्नोलॉजी जब भी यूज करेंगे तो उनसे कॉस्ट कम होगा, प्रॉफिट मार्जिन राइज होगा। प्रॉफिट मार्जिन राइज करेगा तो उससे क्या होगा कि आपकी प्रॉफिट बनी रहेगी, और प्रॉफिट बने रहने से आप और भी ज्यादा इंप्रूव कर पाओगे और आप मार्केट से ड्राइव आउट नहीं होगे अपने कंपटीटर से। गेटिंग माय पॉइंट? उसी तरह दूसरा कंडीशन है लीगल बैरियर्स। लीगल बैरियर्स को समझने से पहले आपको एक एग्जांपल याद रहना चाहिए, जैसे कि कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने अपना कोविड वैक्सीन निकाला। जब अपना कोविड वैक्सीन निकाला तो उनके रिसर्च में कुछ ना कुछ कॉस्ट लगा होगा। अब उस कॉस्ट को रिकवर करने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट्स को बोला कि मुझे पेटेंट दो। पेटेंट का मतलब उनको एक्सक्लूसिव राइट टू सेल, यानी कि उनका जो भी, उस पर भी आप बात करोगे, प्रोसेस पेटेंटिंग होता है, प्रोडक्ट पेटेंटिंग होता है, उस पर हम आज नहीं जाएंगे। दैट इज द केस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सिलेबस में पढ़ोगे। तो जब पेटेंट की बात करेंगे तो पेटेंट में देखोगे कि आपको कुछ टाइम के लिए एक्सक्लूसिव राइट मिल गया।
इस तरह के प्रोसेस को आप यूज नहीं कर सकते, इस तरह के प्रोडक्ट को आप मार्केट में ला नहीं सकते। तो मान लो एक फर्म को मिल गया लाइसेंस गवर्नमेंट की तरफ से, और गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस मिल गया, दैट मीन्स वही सिंगल सेलर है मार्केट में। दैट मीन्स दैट सिंगल सेलर वुड बी कॉल्ड द मोनोपोलिस्ट इन द मार्केट। गेटिंग माय पॉइंट? यही तो हमारा डिफिनेशन है मोनोपोली का, क्या? सिंगल सेलर इन द मार्केट। गेटिंग माय पॉइंट? तो दैट इज द केस ऑफ लीगल बैरियर टू एंट्री। अब टेक्निकल बैरियर से यानी कि कॉस्ट एडवांटेज है। कॉस्ट एडवांटेज यानी कि कॉस्ट आपका कम हो रहा है। कौन सा कॉस्ट? एवरेज कॉस्ट। इसी में एक आप देखोगे केस नेचुरल मोनोपोली का। इसका केस देखोगे नेचुरल मोनोपोली का। नेचुरल मोनोपोली का केस क्या है कि नेचुरली जब हम मार्केट में बहुत ही ज्यादा प्रोड्यूस करने लगते हैं, मार्केट कैप्चर करने लगते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा कॉस्ट एडवांटेज बढ़ने लगता है। जब कॉस्ट एडवांटेज बढ़ने लगता है देन इवेंचुअली एक ही प्लेयर जो सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, यानी कि एक ही फर्म मार्केट में बचता है। दैट फर्म इज मोनोपोली फर्म। गेटिंग माय पॉइंट? अब ये नेचुरल मोनोपोली का जब केस है, एक एग्जांपल देखोगे वेल का, तो गांव का जो वेल होता है, अगर एक बार आपने कंस्ट्रक्शन कर दिए, उसके कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपका ऑपरेशनल कॉस्ट काफी नेग्लिजिबल होता है, लेकिन इनिशियल कॉस्ट काफी हाई होता है। तो अगर मान लो यहां पे बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं उसके, और मान लो 1000 पे इसको अब प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया। जब प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया, दैट मीन्स इस लेवल तक पहुंचने में उसको कुछ ना कुछ कॉस्ट लगा होगा, ऑल्दो ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी कम है। तो अब उसने अचीव कर लिया है एवरेज कॉस्ट काफी लो, यानी कि टेक्निकली उस गांव का उसको नेचुरल मोनोपोली मिली है। दैट इज द केस ऑफ टेक्निकल बैरियर। गेटिंग माय पॉइंट? लीगल बैरियर में केस क्या है? लीगल बैरियर मतलब गवर्नमेंट दे रही है। लीगल बैरियर का मतलब क्या है? लीगल बैरियर का मतलब है गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, रूल्स से, लॉज से, कॉपीराइट, पेटेंट, तो इस ट्रेडमार्क, तो ये सारे तरीके हैं जो आप आगे पढ़ोगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वगैरह में, और टेक्निकल पे आप इंटरनेशनल ट्रेड में थ्योरीज भी पढ़ोगे। सो लीगल बैरियर्स की बात करते हैं। लीगल बैरियर्स में जब गवर्नमेंट ने किसी को लाइसेंस दे दिया, रिफॉर्म इंडिया में किया जाता था, गवर्नमेंट कुछ कंपनीज को लाइसेंस देती थी और वो लाइसेंस यूज करके वही फर्म मोनोपोली के तौर पे काम करती थी। जो गवर्नमेंट क्या करती थी, कुछ ही कंपनी को लाइसेंस देती थी और कभी कभी सिंगल फर्म को लाइसेंस देती थी। एंड एक सच लॉ था MRTP एक्ट, जिस पे आप पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी में। तो ये सारे केसेस थे मोनोपोली के। बैरियर्स कैसे बनते हैं और उस बैरियर से एक मोनोपोली कैसे आता है, मतलब मोनोपोली के आने का जो रीजन था ये कैसे था। गेटिंग माय पॉइंट? इसमें जो चीजें हैं, जैसे कि मान लो इनोवेशन शुरू होता है। अब माइक्रोचिप्स का इनोवेशन आया था, तो इनोवेशन जब होगा तो बाकी जो कंपिटिटर्स होंगे, जो बाकी फर्म्स होंगी, वो भी आपके ऊपर नजर रखेंगी। क्या करेगी? आपके टॉप जो एम्प्लॉइज हैं उनको बाई करेगी। जब आपके टॉप एम्प्लॉइज को बाई करेगी तो उससे क्या होगा? आपके यहाँ कौन सी टेक्नोलॉजी कैसे यूज किया गया, कैसे बनाया गया, उस सारा ट्रांसफर हो जाएगा। एंड यही एक तरीका होता है, एक बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका ये भी है। इस तरीके से इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट होता है। तो ये जो तरीका था, यानी कि मार्केट में सेक्रेसी का उल्लंघन था। यानी कि जब कंपटीशन में रहोगे, जब मार्केट के कंपटीशन में रहोगे, कोई भी टेक्नोलॉजी कोई एक फॉर्म लेकर आती है तो उसके कंपटीटर्स उस पर नजर रखेंगे। जब उस पर नजर रखेंगे तो जो ओरिजिनल ओरिजिनेटर है वो तो कोशिश करेगा कि अपनी सिक्रेसी को मेंटेन करे, यानी कि उसके पास जो भी पहले से फीचर्स जो निकल कर आए हैं उसको अपने प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स की तरह रखें।
किसी को पता ना चले, तभी तो उसकी सिक्रेसी मेंटेन रहेगी। नहीं तो कोई कंपटीटर उसका उसी तरह का डिजाइन करके या उसी तरह का प्रोसेस यूज करके सेम तरीके का प्रोडक्ट लाकर मार्केट में compete कर सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो एक तरीका है मार्केट में सिक्रेसी मेंटेन करना। गेटिंग माई पॉइंट? दूसरा केस है कि अगर मान लो कभी कभी कुछ रॉ मटेरियल जो होते हैं या कुछ इनपुट्स जो होते हैं, वो इनपुट आपको ही लाइसेंस मिला होता है। जब आपको वही लाइसेंस मिला होता है, तो अगर वो इनपुट किसी और को भी मिल जाए तो वो भी तो आपकी तरह प्रोडक्ट बना सकता है। तो दूसरा तरीका क्या है कि आप अपने इनपुट्स को यूनिक रखें, अपने प्रोसेस को यूनिक रखें, तो आपका प्रोडक्ट भी यूनिक रहेगा। थर्ड इज द केस ऑफ गवर्नमेंट के पास में लेजिस्लेशन ला दिया गया। जैसे कि मान लो किसी एक ऑयल रिफाइनरी कंपनी ने क्या किया, अभी के सरकार को उसने पैसे दे दिए, अभी की सरकार को पैसे दे दिए पार्लियामेंट में एक लॉ पास करने के लिए कि जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे ऑयल रिफाइनरी वगैरह से रिलेटेड, वो सिर्फ और सिर्फ उसी कंपनी को मिलेंगे। उसके अलावा करने वाले को ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन करने होंगे, या सपोज वो एग्जिस्टिंग फर्म है यानी इनकम्बेंट फर्म है, तो इनकम्बेंट फर्म जो है, तो वैसे फर्म के पास ऑलरेडी स्टेब्लिश चीज़ें चल रही है, रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट बढ़ा दिया जाए तो नई फर्म्स जो आएंगी उनको काफी कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। अब ज्यादा कॉस्ट इनकर करेंगी फर्म्स, दैट मीन्स देयर प्रॉफिट विल बी लेसर। जब प्रॉफिट लेसर होंगे तो नए से क्या compete करेंगे? दैट इज अनदर केस ऑफ क्रिएटिंग बैरियर्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सारे तरीके हैं। अब हम आगे बात करेंगे इस पे कि कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, कैसे ऑप्टिमल कंडीशन आता है। तो मोनोपोली भी अपने प्रॉफिट को ही मैक्सिमाइज करेगा कब? ऑप्टिमल चॉइस पे पहुंचने के लिए। ऑप्टिमल चॉइस किस किस का? प्राइस एंड क्वांटिटी का। सो अब ग्राफिकली अगर आप बात करोगे तो आप भी डायग्राम से जानते हो क्वांटिटी एंड प्राइस। प्राइस के साथ साथ आपको कॉस्ट, प्राइस के साथ साथ आपको कॉस्ट एंड रिवेन्यू भी है। तो अब देखो जरा, याद रखना मोनोपोली का जो डिमांड कर्व होता है, यही डिमांड कर्व एवरेज रेवेन्यू कर्व से डिराइव होता है। डिमांड कर्व क्या है? रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। ईयर कर्व भी तो वही है, यानी कि हर पॉइंट पे आपको ऑन एवरेज कितना रिवेन्यू जनरेट किया, यानी कि ऑन एवरेज आपको कितना प्राइस मिला, दैट इज द डिमांड कर्व। तो कहने का मतलब कुछ डाउनवर्ड स्लोपिंग आप डिमांड कर्व बना सकते हो, जिसको एआर भी बोल सकते हो और डिमांड कर्व भी बोल सकते हो। सेम उसी तरह एक आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी होगा। एक क्या होगा? मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। और दूसरा क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट कर्व। एक और क्या होगा? एवरेज कॉस्ट कर्व। अब कहने का मतलब ए आर एम आर एम सी ए सी को यूज करके आप डिसाइड करोगे कितना प्रॉफिट कमाता है भी मोनोपोली फर्म, और कैसे उसकी इक्विलिब्रियम निकालते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको भी पता है कि मोनोपोली में हर सब्सिक्वेंट क्वांटिटी के इंक्रीज होने पे, हर सब्सिक्वेंट क्वांटिटी कमोडिटी के मार्केट में इंक्रीज होने पे प्राइस कम होगा। जब प्राइस कम होगा, दैट मीन्स ऑन एडिशनल सेल ऑफ अ यूनिट ऑफ गुड यू विल गेट लेसर प्राइस, मतलब यू विल गेट लेसर रेवेन्यू। कहने का मतलब एडिशनल क्वांटिटी सेल करने पे जो आपको रेवेन्यू मिलेगा, यानी मार्जिनल रेवेन्यू जो मिलेगा वो डिक्लाइन करेगा। तो आपका एमआर कर्व भी डिक्लाइन करना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो एमआर कर्व भी डिक्लाइन करेगा, कुछ ऐसे मान लो।
तो अब मान लो एएमआर कर्व जब डिक्लाइन करेगा तो एएमआर, एक आपके पास माइंड में क्वेश्चन आएगा, एएमआर कर्व एआर कर्व के ऊपर होना चाहिए या एएमआर कर्व एआर कर्व के नीचे होना चाहिए। तो एएमआर कर्व अगर एआर कर्व के ऊपर होता, दैट मीन्स कि हर एडिशनल अमाउंट पे आपको एक्स्ट्रा प्राइस मिल रहा है, एक्स्ट्रा रिवेन्यू मिल रहा है। दैट मीन्स जब एडिशनल अमाउंट पे एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल रहा है तो ऑन एवरेज जब आप टोटल निकालेंगे, एडिशनल अमाउंट को मिलाकर एवरेज निकालेंगे तो यू विल फाइंड कि आपका एवरेज रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है। दैट इज द अपोजिट केस। तो इसलिए हमेशा आपका एएमआर कर्व एआर कर्व के क्या होगा, नीचे होगा, याद रख लेना। क्यों? क्योंकि हमें भी पता है मार्जिनल रिवेन्यू डिक्लाइन कर रहा है, अभी तो हमने चर्चा किया। जब मार्जिनल रिवेन्यू डिक्लाइन करेगा हर सब्सिक्वेंट क्वांटिटी के सेल पे, दैट मीन्स जो एवरेज रिवेन्यू मिलेगा अब तक के क्वांटिटी सेल करने पे वो भी फॉल करेगा। क्यों? क्योंकि पहले जितने रिवेन्यू मिल रहे थे मार्जिनल रिवेन्यू, उससे नेक्स्ट पे कम मिलेगा। जब नेक्स्ट पे कम मिलेगा तो एवरेज भी हमारा कम हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए आपका जो एएमआर कर्व होगा, एएमआर कर्व हमेशा एआर कर्व के नीचे होगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब एक मार्जिनल कॉस्ट के बहुत सारे फीचर्स होते हैं। एक फीचर्स आप कहीं ये देखोगे, दूसरी जगह आप कुछ ऐसा देखोगे, तीसरी जगह कुछ ऐसा देखोगे, चौथे जगह कुछ आप ऐसा भी देख सकते हो। ठीक है, तो एक हम लोग सिंपल सा लेते हैं, दिस इज द केस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपने अभी तक पढ़ा है कि कोई भी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। जब इसको मैक्सिमाइज करोगे यानी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन निकालोगे, किसके रिस्पेक्ट में? क्वांटिटी के टर्म्स में। दैट मींस अगर डीपी बाई डी क्यू निकालोगे तो डीटीआर बाई डी क्यू डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल रिवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू डी क्यू माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी शुड इक्वल टू 0। अब टोटल रेवेन्यू का क्वांटिटी के साथ जो डिफरेंशिएशन होगा दैट इज एमआर, और टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंशिएशन होगा क्वांटिटी के साथ दैट इज एमसी। कहने का मतलब एमआर माइनस एमसी इक्वल टू 0, जिससे आपका आया एमआर शुड इक्वल एमसी। यानी कि एमआर एमसी कब इक्वल है? इस पॉइंट पे। एमआर एमसी जब इस पॉइंट पे इक्वल है दैट विल बी आवर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। अब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट तो निकल गया। अब सेलर को देखना है कितना प्राइस वो चार्ज कर सकता है। सेलर क्या करेगा? उसको तो पता है कि मैं प्राइस चार्ज करूंगा मार्केट के डिमांड के कंडीशन से। अब मार्केट में गया और मार्केट का डिमांड कब देखा, जो कि एआर कर्व से भी डिनोट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब इस क्वांटिटी पे देख रहा है कितना प्राइस उसे मिल रही है मार्केट में, तो उसने देखा ये वाली प्राइस उस पे मिल रही है। इस प्राइस को क्या बोलोगे? ऑप्टिमल प्राइस, पी स्टार। यानी कि आपको इक्विलिब्रियम मिल गया मोनोपोली का, पी स्टार एंड क्यू स्टार। ये आपके ऑप्टिमल चॉइस निकलेगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है आपके ऑप्टिमल चॉइस निकालने का, यानी कि इक्विलिब्रियम इन मोनोपोली निकालने का। अब इसमें एक और चीज देखोगे, आप प्रॉफिट तो निकाले ही नहीं। प्रॉफिट कैसे निकालते हो? प्रॉफिट का आपको पता है पाई इज टी आर माइनस टीसी, पाई इज टी आर माइनस टीसी। आपको एक और चीज पता है, पाई इज इक्वल टू टी आर को क्या लिख सकते हो? पी इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी, और टोटल कॉस्ट तो एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाइड विथ क्वांटिटी। प्रॉफिट इक्वल टू प्राइस माइनस एवरेज कॉस्ट इंटू क्वांटिटी। गेटिंग माय पॉइंट? तो प्राइस माइनस एवरेज कॉस्ट को मल्टीप्लाई करोगे क्वांटिटी से, दैट वुड बी योर प्रॉफिट। तो अगर इसमें हमें प्रॉफिट निकालना हो
तो हम देखेंगे एवरेज कॉस्ट और प्राइस में क्या रिलेशन है। अब अगर मान लो हमारा एवरेज कॉस्ट कुछ इस तरह से आता है, एवरेज कॉस्ट कुछ हमारा इस तरह से आता है, तो इस वाले क्वांटिटी पे आपका प्राइस यहां है, एवरेज कॉस्ट यहां है, दैट मीन्स दिस होल रेक्टेंगल वुड बी योर प्रॉफिट। अगर इसको डिनोट कर लिया जाए, यहां पे मान लो ए लिख दिया जाए, यहां लिख दो बी, यहां लिख दो सी, तो पी स्टार ए बी सी, सो पी स्टार ए बी सी वुड बी द प्रॉफिट ऑफ द मोनोपोली फॉर्म। गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन अगर मान लो थोड़ी देर के लिए एवरेज कॉस्ट कर्व कुछ ऐसा नहीं दिखता था, एवरेज कॉस्ट कर्व कैसा दिखता था, एवरेज कॉस्ट कर्व कुछ ऐसा दिखता था। एवरेज कॉस्ट कर्व जब भी ऐसा दिखेगा, दैट मीन्स इस क्वांटिटी पे एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन प्राइस। जब एवरेज कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, दैट मीन्स प्राइस माइनस एसी इज लेस देन जीरो, दैट इज द केस ऑफ लॉस। तो मोनोपोली वाला फॉर्म यहां पे प्रोड्यूस नहीं करेगा। एक और कंडीशन देख लो आप, अगर मान लो एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं, तो एवरेज कॉस्ट अगर आपका कुछ इस तरह से आता है, तो यहां पे देखोगे आप प्राइस और एवरेज कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे, तो इन इक्विलिब्रियम प्रॉफिट वुड बी जीरो। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां पे मोनोपोली को कोई भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। तो आपने देखा कि प्राइस और एवरेज कॉस्ट के रिलेशन से हमने क्या निकाला, प्रॉफिट निकाला। और जो इनिशियल केस हमने लिया था, इनिशियल केस में हमारा था एवरेज कॉस्ट हमारा कुछ इस तरह से। तो एवरेज कॉस्ट जो है, जो हमारा एवरेज कॉस्ट है, जो हमारा एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट हमारा इस पॉइंट पे प्राइस के नीचे है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे प्राइस के नीचे है, दैट इज द केस ऑफ पॉजिटिव प्रॉफिट। प्राइस माइनस एसी इज ग्रेटर देन जीरो। जब ये पॉजिटिव, क्वांटिटी पॉजिटिव, सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू पॉजिटिव टर्म्स वुड बी पॉजिटिव, सो प्रॉफिट वुड बी पॉजिटिव। गेटिंग माय पॉइंट। सो अब इसमें बात करोगे, ध्यान रखने वाली चीज है कि ये एसी और एमसी क्या कभी भी कट कर सकते हैं? नहीं, याद रखना, एमसी ऑलवेज कट्स एसी एट इट्स मिनिमम। एमसी ऑलवेज कट्स एसी एट इट्स मिनिमम। कहने का मतलब जो भी हमारा एमसी होगा वो एसी को कब कट करेगा, जब एसी अपने मिनिमम पे होगा, यानी कि एसी मीन एमसी के इक्वल होगा, यानी कि एसी का मिनिमम जो होगा एमसी के इक्वल होगा। अब अगर मान लो हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व कुछ ऐसा दिखता है, तो एवरेज कॉस्ट कर्व का ये जो मिनिमम पॉइंट है, इस मिनिमम पॉइंट से हमेशा एमसी जानी चाहिए। तो एग्जाम में या कभी भी नोट्स बनाते हुए तुम ध्यान ये रखोगे कि जब भी एमसी और एसी का डायग्राम बनाओगे, यू विल इंश्योर कि एमसी कट्स एसी एट इट्स मिनिमम, वरना तुम्हारे नंबर कट जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो एम विल ऑलवेज कट एसी एट इट्स मिनिमम। अब एक प्रूफ कैसे करोगे? अब इसमें अगर कंप्लीट डायग्राम की बात करोगे तो यहाँ क्वांटिटी हो जाएगा, यहाँ पे एसी एमसी वो। अब प्रूफ की बात करें, टू प्रूफ एवरेज कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। एंड मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। गेटिंग माय पॉइंट। तो अब एसी का मिनिमम निकालना है। एसी का मिनिमम जो निकालोगे, यानी कि ऑप्टिमाइजेशन करोगे, तो मिनिमम या मैक्सिमम जब भी तुम निकालते हो तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन निकालते हो। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जो निकलेगा आपका,
किसका? एसी के लिए। तो एसी के लिए जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन निकालोगे, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड डी बाई डी क्यू ऑफ एवरेज कॉस्ट दैट शुड इक्वल 0। तो जब ये सी निकालोगे, दैट मीन्स डी बाई डी क्यू ऑफ ईसी बाई क्यू इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि डी बाई, अब एक क्वोशंट रूल यूज करोगे, क्यू टाइम्स डी टी सी अपॉन डी क्यू माइनस टी सी, अब इसका डिफ्रेंसिएशन टी सी, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 और होल डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 0। यहां पे देखोगे डी टी सी अपॉन डी क्यू क्या मतलब हुआ? मार्जिनल कॉस्ट। सो क्यू टाइम्स मार्जिनल कॉस्ट माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल टू 0। दैट मीन्स एम सी, क्यू टाइम्स एम सी इक्वल टू टी सी। दैट मीन्स एम सी इज इक्वल टू टी सी बाई क्यू, और टी सी बाई क्यू क्या है? एवरेज कॉस्ट। और ये कब है? ये कौन सा केस है? एसी मिनिमम का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले ही आपने फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगा दिया। अब फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगा दिया तो यहाँ पे 0 आना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट इज द केस ऑफ एम सी कट्स ए सी एट इट्स मिनिमम। गेटिंग माई पॉइंट? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।